प्रिय साथियों नमस्कार। आइए आरंभ करते हैं 29वां भाग आपके अपने कृष्णपाल के स्वर में। इसके उपरांत वह अनंत चतुर्दशी की पूजा में संलग्न हो गई। जवाहर सिंह, कर्नल जमा खां, भाऊ बख्शी, गुलाम गोश खां इत्यादि अपने अपने काम में जोर के साथ जुट पड़े। उनके लिए एक एक अक्षण महत्व का था। 4-5 घंटे के भीतर झांसी ने रणक्षेत्र का रूप धारण कर लिया। तीसरे पैर लगभग 3 बजे रानी अनंत चतुर्दशी का पूजन समाप्त करने को ही थी कि अचानक धड़ाका हुआ। रानी दामोदर राव को अनंत रक्षा का गंडा बंधवाकर बाहर आई थीं कि समाचार मिला नत्थे खां ने चढ़ाई कर दी है और गोला शायद शहर में गिरा है। रानी ने दिन भर का उपवास किया था, थोड़ा सा फलाहार किया। इतने में समाचार आया कि टकसाल के पीछे एक सेठ के मकान में गोला गिरा है। रानी ने कल्पना की कि या तो नत्थे खां का गोलंदाज अनजान है जो इतने बड़े किले को वह अपनी अनी पर नहीं साध पाया, या काफ़ी चतुर है। अनुमान से महल को निशाना बनाया, परंतु गोले ने करवट ले ली और महल को बचा गया। रानी योद्धावेश में तुरंत घोड़े पर सवार हुई और अपनी तीनों सहेलियों को लेकर ओरछा दरवाजे पहुंची। गुलाम गोश खां को आज्ञा दी, शत्रु इसी ओर है, गोलों की लगातार वर्षा करो। काशीबाई ने कहा, तू तुरंत किले पर जा। बख्शी से कहना कि जैसे ही नत्थे खां की सेना टोरियों पर आश्रय लेने के लिए पश्चिम से सैयर फाटक की ओर बढ़े, परंतु कड़क बिजली की मार करें। जब तक उनकी सेना ओरछा फाटक से पश्चिम की ओर न बढ़े, कड़क बिजली चुप बनी रहे। काशीबाई तुरंत चली गई। गोश खां ने अपने तोपखाने को संभाला। एक के बाद दूसरी तोप पर पलीता पड़ना शुरू हुआ। 11 तोपें थी। जब तक अंतिम तोप गोला उगलती तब तक पहले विनाश वमन के लिए तैयार हो जाती। गोला बारूद और काम करने वाले सब सुव्यवस्थित। ओरछा फाटक से पूर्व उत्तर की ओर थोड़ी दूरी पर सागर खिड़की और उसमें कुछ अधिक दूरी पर लक्ष्मी फाटक था। सुंदर और मुंदर के साथ रानी सागर खिड़की पर आईं। इस खिड़की से पश्चिम की ओर ओरछा फाटक की तरफ कुछ ही डग के फासले पर एक मोहरी थी। नगर के दक्षिणी भाग के पानी का भाव इसी में होकर था। यह मोहरी इतनी बड़ी थी कि नाटे कद का आदमी आसानी से इसमें होकर निकल सकता था। सागर सिंह खिड़की के ऊपर जो तोपें थीं उनमें से एक को रानी ने इसी मोहरी के ऊपर दीवार के पीछे लगवा दिया। एक से अधिक तोपें वहाँ रखी भी नहीं जा सकती थी। सागर खिड़की पर दीवान दुल्हा जो गोलंदाज था, उसको रानी ने आज आदेश दिया, तुम पश्चिम दक्षिण की ओर कुछ अंतर से तोप दागो। कोई दिखाई पड़े या नहीं, परंतु जब तक मेरा निषेध न मिले ऐसा ही करते जाना। दुल्हाजू जरा ठमठमाया। रानी ने समझाया, मैं चाहती हूँ कि नत्थे खां की सेना और तोपें दक्षिण की ओर ओरछा फाटक और सैयर फाटक के बीच में बनी रहें। तुम्हारे पास से होकर पूर्व और उत्तर की ओर न बढ़ने पाए। मैं जहाँ चाहती हूँ युद्ध वहीं हो, समझ गए? दुल्हाजू ने कहा, हाँ सरकार। इसी प्रकार सब फाटकों पर आवश्यक सेना आज्ञा देकर रानी ओरछा फाटक पर फिर आई। नत्थे खां की सेना मार खाकर पीछे हटी, परंतु टोरियों पर नहीं चढ़ी। उनके बीच में जो खाइयाँ थी उनमें रक्षा का यत्न करने लगी। इतने में रात हो गई। रानी मुंदर को वहीं छोड़कर महल चली आई। गीता के 18वें अध्याय का पारायण कर श्रवण व यथासंभव नित्य करती थी। पाठ समाप्त करके आधी घड़ी विश्राम किया कि मुंदर ने समाचार दिया, नत्थे खां ने नगरकोट पर चारों ओर से आक्रमण किया है। ओरछा फाटक पर आक्रमण सबसे अधिक भयंकर है। रानी सहेलियों समेत सवार होकर तुरंत ओरछा फाटक पर पहुंची। चांदनी रात, आकाश निर्मल, पास का काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ रहा था और दूर का धूमरा। सागर खिड़की पर गोले बरस रहे थे और ओरछा फाटक तो ऐसा जान पड़ता था कि अब गया। रानी ने गुलाम गोश खां और उसके तोपचों को समझाया, 2 बाड़े जल्दी जल्दी दाग कर बिल्कुल चुप हो जाओ। बैरी समझेगा कि तोपें बंद कर लीं, आगे बढ़ेगा। बढ़ते ही दीवार के छेदों में से बंदूक की बाड़ दागी जाए। बैरी अपनी तोपें ऊंची टोरियों पर चढ़ाकर ले जाएगा और वहां से फाटक तथा बुर्ज को ध्वस्त करने का उपाय करेगा। उस समय तोपें दागना। रानी ने काशीबाई से कहा, तुम भाई बख्शी से किले में जाकर कहो कि कड़क बिजली के प्रयोग का समय आ गया। जैसे ही ओरछा फाटक की हमारी तोपें बंद हों और अपनी बंदूकों की बाड़ के उपरांत शत्रु के तोपखाने से बाड़ दगे, वह कड़क बिजली और उसी बुर्ज के तोपखाने से ओरछा फाटक के बाहर की दाईं ओर वाली ऊंची टोरियों को अपना अचूक निशाना बनाए, अनवरत गोलाबारी करे। काशीबाई संवाद लेकर चली गई।
रानी ने मुंदर और सुंदर को हिदायतें देकर दूसरी दिशाओं में भेजा। गुलाम गोश खां ने अपनी तोपों से जल्दी जल्दी 2 बाड़े छोड़ी। नत्थे खां की सेना ने जवाब दिया। गोश की तोपें बिल्कुल बंद हो गई। नत्थे खां ने सोचा तोपची मारे गए। उसके सिपाही दीवार पर चढ़ने के लिए बढ़े। इधर से बंदूकों की बाढ़ दगी। उसका कोई बड़ा असर नहीं हुआ। जब बाड़ों पर बाढ़ दगी तब उसके सिपाही पीछे हटे। नत्थे खां ने निश्चय किया कि ऊंची टोरियों पर तोप चढ़ाकर ओरछा फाटक और अगल बगल की दीवारों पर गोलाबारी करने से शहर के लिए मार्ग मिल जाएगा और फिर किले को अधिकृत कर लेना सहज हो जाएगा। सागर खिड़की की ओर से बराबर गोलीबारी हो रही थी और उसका एक तोपखाना उसी ओर मोर्चा लगाया था। ओरछा फाटक की तोपें बंद थी, इसलिए उसको अपना यही उपाय महाफलदायक जान पड़ा। उसने ऊंची टोरियों पर अपनी तोपें चढ़ा दी और फाटक पर बाढ़ दागी। दीवारों पर उस बाढ़ का विनाशकारी प्रभाव पड़ा। तोपची उकता उठे। रानी ने वर्जित किया। नत्थे खां की तोपों से दूसरी बाढ़ नहीं दगने पाई। टोरियों पर धम धम और विकट चीत्कार। तुरंत किले से चली हुई तोपों का भयंकर गर्जन तर्जन सुनाई पड़ा। भाव का निशाना अचूक बैठा। फिर बाढ़ आई। इधर रानी ने गुलाम गोश खां को अपनी तोपों पर पलीता देने की आज्ञा दी। अब नत्थे खां को मालूम हुआ कि वह किसका सामना कर रहा है। उसने स्थिति को संभालने का प्रयत्न किया, परंतु कुछ न बन पड़ा। तोपों और सामान को छोड़कर नत्थे खां भागा। वह केवल एक दाग लगा गया। लक्ष्मी फाटक पर कर्नल जमा खां मारा गया। रात को लड़ाई बहुत धीमी गति से चली, परंतु रानी की सावधानी से रत्ती भर भी अंतर नहीं आया। दूसरे दिन भी लड़ाई चली, परंतु शहर में से जरा हटकर। नत्थे खां की सेना का एक बड़ा भाग झांसी के उत्तर में जाकर प्रताप मिश्र के परकोटे की आड़ पा गया, परंतु यही उसके नाश का कारण भी हुआ। दीवान रघुनाथ सिंह एक दूसरे गांव में था, इसलिए विलंब से समाचार मिला था। वह लड़ाई के दूसरे दिन उन्नाव की ओर से, जो झांसी के उत्तर में है, आ गया। फाटक सब बंद थे, खुलवाने की जरूरत भी न पड़ी। उसने नत्थे खां की सेना की उस टुकड़ी पर जोर के साथ हमला किया, जो प्रताप मिश्र के परकोटे से झांसी के उत्तरी भाग को परेशानी में डाले थी। इस परकोटे के करीब ही एक पहाड़ी है। इस पहाड़ी की ओट में रघुनाथ सिंह और नगरकोट के पीछे से झांसी की सेना की बंदूकों ने नत्थे खां की सेना को छलनी कर दिया। ठीक अवसर पाकर रघुनाथ सिंह ने प्रचंड वेग के साथ प्रहार किया और वह उस टुकड़ी को तहस नहस कर डाला। फिर कई दिन तक झांसी से जरा दूर नत्थे खां की सेना की छोटी बड़ी टुकड़ियां भागते भागते लड़ती रहीं, परंतु तोपें और बहुत सी युद्ध सामग्री छोड़कर नत्थे खां को पराजित होकर भागना पड़ा। नत्थे खां एक टुकड़ी समेत नवाब अली बहादुर के नई बस्ती वाले महल में आ गया था। नवाब अली बहादुर नहीं चाहते थे, परंतु विवश थे। नत्थे खां के भागने पर उसके महल पर एक दस्ते ने आक्रमण किया। अली बहादुर ने समझ लिया कि अब सब गया। बच निकलने का प्रयत्न किया। उनके महल के पीछे बहुत नीचाई पर मेहंदी बाग नाम का उद्यान था। एक सुरंग से होकर इस बगीचे में से निकल जाने का मार्ग था। जवाहर इत्यादि जितना सामान बना लेकर पीर अली के साथ बाहर निकल आए, बाल बच्चे और नौकर भी। सुरक्षित स्थान में पहुंचने पर पीर अली ने कहा, आप अकेले भांडेर चले जाइए, मैं यहीं रहूँगा। रानी की सेना के साथ मिलकर महल पर मैं भी हमला करूँगा। उनका भला बन जाऊँगा और महल में जो कुछ बचने योग्य बचाने की कोशिश करूँगा। यहाँ रहकर आपकी अधिक सेवा कर सकूँगा। किस तरह? अली बहादुर ने आतुरता के साथ पूछा। पीर अली ने उत्तर दिया, आपको समय समय पर समाचार मिलता रहेगा और जब अंग्रेज यहाँ रानी से लड़ने के लिए आएंगे तब उनको आपके सेवक द्वारा बड़ी सहायता मिलेगी। आप फिर झांसी आएंगे, फिर महल आपके होंगे और कोई बड़ी जागीर भी कंपनी सरकार की तरफ से आपको मिलेगी, क्योंकि रानी का राज थोड़े दिन ही और टिकेगा। इस वक्त तो खून का सा घूंट पीकर रह जाइए, अपमान का बदला लिया जाएगा, आप प्रतीति रखिए। अली बहादुर चले गए। पीर अली रानी के सैनिकों की ओर लौटा पड़ा। उसको सैनिक पहचानते थे, वे मारने पकड़ने को दौड़े। सागर सिंह उस भीड़ में था। पीर अली ने कहा, क्या करते हो? मैं तुम्हारा मित्र हूँ, महारानी साहब का शुभचिंतक, बस्ती भर जानती है। नौकरी नवाब साहब की ज़रूर करता हूँ, परंतु सदा उनको समझाता रहा कि सीधे रास्ते पर चलो, वे नहीं माने। उन्होंने भुगता। मैं तुम्हारी सहायता करने आया हूँ। यह महल गोला गोली लायक नहीं, इसमें आग लगाओ। सैनिकों को कुछ आश्वासन हुआ। सागर सिंह ने पूछा, किधर से आग लगाएं?
नवाब साहब कहाँ हैं? भीतर, पीर अली ने उत्तर दिया। आग फाटक से लगाना शुरू करो, दरवाज़ा अपने आप खुल जाएगा। भीतर काफ़ी माल है, मुझको सब पता है, राय रत्ती बता दूंगा। सिपाहियों ने फाटक में आग लगा दी। जल जाने पर घुसने का मार्ग मिल गया। फिर भीतर के फाटकों में आग लगाई। एक दो जगह और पीर अली ने स्वयं कई जगह अग्नि प्रज्वलित की। जब भीतर पहुँचे तो वहाँ कोई न मिला। मालूम होता है भगदड़ में नवाब साहब निकल भागे, मगर असबाब सामान तो यही है। पीर अली ने उनकी साधारण धन संपत्ति लुटवा दी। थोड़ी देर में आग शांत हो गई, परंतु काफ़ी क्षति हो गई थी। पीर अली का नाम हो गया कि रानी की सेना के साथ वह नवाब साहब और नत्थे खां की फौज के खिलाफ लड़ा। काशीनाथ और सागर सिंह ने विश्वास दिलाया। मोतीबाई को आश्चर्य था, परंतु विजय के हर्ष में अपने हित चिंतक पर संदेह करना ईश्वर के प्रति कृतज्ञता की मात्रा को कम करना था। इसलिए पीर अली शीघ्र विश्वास पात्र लोगों की निगरानी में मान लिया गया। रानी ने गुलाम गोश खां, रघुनाथ सिंह और भाऊ बख्शी को विशेष तौर पर पुरस्कृत किया। भाग 29 यहीं समाप्त करते हैं। कृपया चैनल को सपोर्ट करें। आपका कृष्णपाल। धन्यवाद।